जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। शुरू करता हूं मैं। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद जावेद हुसैन साहब का पूरी टीचिंग उर्दू की टीम की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। अहलन व सहलन, और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सामने आज के हमारे स्पीकर का मुख्तसर तारुफ रख देना चाहता हूँ। जनाब जावेद हुसैन साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिलहाल साइंस एजुकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज जामिया मिल्लिया में फिलहाल वो प्रोफेसर हैं। इससे पहले जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी बैंगलोर डिपार्टमेंट एजुकेशन में रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। इसके अलावा उन्होंने साइंस एजुकेशन में SCERT में भी उन्होंने काम किया है एज ए लेक्चर की हैसियत से। और तालीम के मैदान में, साइंस की तालीम के मैदान में, स्कूल की तालीम के मैदान में मुख्तलिफ लेवल्स पर उन्होंने पढ़ाया भी है और इस मैदान में इंगेज रहते हैं। और पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में ये एक मुनफरिद स्टाइल है आज कि हम लोग ऑनलाइन एक वर्कशॉप कर रहे हैं साइंस पर। और हमारे सामने डॉक्टर मोहम्मद जावेद हुसैन साहब भी मौजूद हैं। तो ये वेबिनार नहीं है, क्योंकि वेबिनार में शक्ल ये होती है कि हम स्पीच करते हैं या उसमें इंगेज होते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, फिर चले जाते हैं। ये वर्कशॉप है, 2 इसके सेशंस होंगे और इस वर्कशॉप को ऑफलाइन भी कंटिन्यू किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। वहाँ से भी आ, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इंगेज रखने की कोशिश की जाएगी, मवाद शेयर किया जाएगा। और मुस्तकिल इसका जो टाइम है तब तक हमें जुड़े रहना है। तो इसकी शक्ल बनाई गई है, ऑफलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से इंगेज रहेंगे और ऑफलाइन 2 हफ्ते संडे जो मुकर्ररा है हम लोग ऑनलाइन डॉक्टर साहब से मुस्तफीद होने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं हमारे जो ऑडियंस है उनका भी इस्तेमाल करता हूँ कि आप लोगों ने इस इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वर्कशॉप में रजिस्टर कराया। आपसे गुजारिश भी है कि आप लोग इंगेज रहें। दौरान गुफ्तगू भी आप लोग अनम्यूट करके डिस्कस कर सकते हैं, इंगेज हो सकते हैं। तो मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद जावेद हुसैन साहब से कि वो वर्कशॉप शुरू करें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान वहीद साहब, आप मुझे मुतारिफ करा रहे थे पार्टिसिपेंट्स से। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ गलबन 10 से ज़्यादा लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, तो हम शुरू कर दें। और बाकी लोग मेरा ख्याल है कि फिर बीच बीच में आते रहेंगे। जी जी जी, आप सही। आप उन्हें एडमिट करते रहिएगा। जी जी जी। जी, तो आज के इस वर्कशॉप का जो 2 मीटिंग्स पे मुश्तमिल है, पहली मीटिंग जो है इस हफ्ते है और अगली मीटिंग हम अगले इतवार को रखी गई है। और जैसा कि सलमान वहीद साहब आपसे अर्ज कर रहे थे कि इसमें व्हाट्सएप एक ग्रुप भी बनाएंगे जिसके ज़रिए कुछ मवाद शेयर किए जाएंगे और बीच बीच में हम कुछ काम उसमें भी कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें मैं अर्ज कर दूं कि इसको इंटरेक्टिव रखने की कोशिश हमने की है। यानी कि बीच बीच में हम बातचीत करेंगे आपसे भी, जो शुरका हैं इस प्रोग्राम के। और आप अनम्यूट करके अपना माइक, अपनी बात रख सकते हैं, बल्कि उससे काफ़ी मदद मिलेगी, आप ज़रूर रखें। और चैट बॉक्स में ना लिखें, क्योंकि चैट बॉक्स में प्रेजेंट करते वक्त या बोलते वक्त देखना और फिर उसको प्रोसेस करके उसका जवाब देना ये कदरे दुश्वार होता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप डायरेक्ट अपना, जिन साहब को भी बोलना हो वो माइक अनम्यूट करके वो उसमें बोलें, क्योंकि इसको इंटरेक्टिव रखने की हमने कोशिश की है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
क्या ये आपको दिख रही है? जी दिख रही स्क्रीन। ठीक है, ये एक स्लाइड दिख रही होगी आपको। तो इसका जो मैंने अपनी वीडियो को इसलिए ऑफ कर दिया है क्योंकि उससे थोड़ा बैंडविड्थ की इशू। जी जी बीच बीच में आप प्लीज एडमिट कर दें। बैंडविड्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे नेटवर्क में, इसलिए मैंने बीच में वीडियो ऑफ कर दिया। अच्छी बात अच्छी बात। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वर्कशॉप का जो टाइटल है वो इस तरह से है कि साइंस क्या शय है, साइंसदान क्या है। तो ये जो टाइटल है, दरअसल इस टाइटल के बारे में मैं कुछ कहूँ। ये टाइटल मैंने मिर्जा गालिब का मशहूर शेर है, जो उनकी एक मशहूर गजल, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। ये गजल बड़ी मशहूर है मिर्जा गालिब की, और सब लोगों ने सुनी होगी और पढ़ी होगी अपने स्कूल के ज़माने में भी। तो इसी पे एक तरह से मैंने पन किया है। और जैसे गालिब पूछते हैं कि अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, तो मैं पूछता हूँ साइंस क्या शय है, साइंसदान क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो अगर गालिब के शेर में हम देखें कि सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, तो क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग जो आप पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आप उर्दू मीडियम में टीचिंग करते हैं या उर्दू मीडियम में पढ़े हैं और उर्दू अदब में भी आपकी दिलचस्पी है। तो आपसे मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इस शेर में गालिब क्या पूछ रहे हैं, और जो वो दरियाफ्त करना चाहते हैं लोगों से, क्या गालिब को ये बात पता नहीं है कि सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, या वो लोगों से जानना चाह रहे हैं? आपका क्या अंदाजा है? कोई भी साहब बोले, एक अंदाजा बस मुझे चाहिए। आप अपने आप को म्यूट करके बोल सकते हैं या चैट मैसेज में भी डाल सकते हैं। आप भी मदद कर सकते हैं सलमान साहब जी या मुजाहिद साहब जी। मतलब मिर्जा गालिब जान तो रहे हैं कि जी, अब्र क्या है हवा क्या है, लेकिन वो उसको समझना चाहते हैं कि इसकी क्या मतलब उसकी असल हैसियत नौयत क्या क्या है, है? कहाँ से आया है, जी नौयत क्या है उसकी। यस। जी। तो जरा फलसफियाना अंदाज में वो इस चीज को, शायद वो इसको और गहराई से समझना चाहते हैं, या यस फिर शेर व शायरी में, उर्दू शायरी में एक चीज कही जाती है कि ये तजाहुल आरफाना है। ये हाँ तजाहुल आरफाना से काम ले रहे हैं यहाँ पे। यानी वो जानते तो हैं, लेकिन हाँ यूं पूछ रहे हैं जैसे वो बिल्कुल इस चीज से बेबहरा हाँ। हो, बेखबर हो, अनजान हो, और शायद ये दूसरों से जानना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो हम्म, ये जो टाइटल था आज की वर्कशॉप का, ये भी एक तरह का तजाहुल आरफाना भी आपको लग सकता है, या ये भी लग सकता है कि शायद हम एक फलसफियाना तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि ना तो लफ्ज साइंस और ना ही लफ्ज साइंसदान हमारे लिए नए हैं, और बल्कि जो हमारी मौजूदा सकाफत है, जो हमारा कल्चर है, उसका एक अहम जुज बन चुके हैं ये। और हम सब चाहे हम इसकी समझ गहरी रखें या ना रखें, इससे दो चार हमें होना ही पड़ता है, साइंस और साइंसदान से। और इनसे मुतालिक खबरें हम सुनते रहते हैं, खासतौर से जब से ये पैंडेमिक का जो अभी शुरू हुआ है ये दौर, तो इसमें हम इस तरह के अल्फाज और ज़्यादा कसरत से सुन रहे हैं, साइंसदानों की दरियाफ्त के बारे में, और साइंस इस बारे में क्या कहती है, ये चीज़ें। और आज की ज़िंदगी में, आज के दौर में ऐसा लगता है कि एक एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें साइंस ना हो और साइंसदानों की राय ना हो, उसका तसव्वुर करना भी हमें ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आम तौर पे जो मेरा एक मुशाहिदा रहा है, और शायद आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, कि ये जो लफ्ज़ साइंस है या लफ्ज़ साइंसदां है, इनको हमारे कल्चर में, हमारी सकाफत में निहायत ही वसी मायने में कई बार
और अक्सर बहुत ही मबहम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी वेगनेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत क्लैरिटी नहीं होती है कि जिसको हम साइंस कह रहे हैं या जिसे हम साइंसदान समझ रहे हैं वो दरअसल है क्या। यानी हम बहुत ज़्यादा या तो वसी उन नजरी इसमें इख्तियार करते हैं या बहुत ही फिर हम मबहम माने में इस्तेमाल करते हैं। तो या तो बहुत ही ब्रॉड इस्तेमाल इन अल्फाज का होता है या फिर बहुत ही वेग इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो मसनूआत होती हैं, जो कमोडिटीज हैं, उनको बेचने के लिए उनके इश्तिहारात में कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं और अपने दावों को तक़वियत देने के लिए भी साइंसी इंकशाफात और साइंसदानों की राय का हवाला दिया जाता है कि भाई ये फलां जो चीज़ है, ये साइंसदानों ने इस बात पे इत्तेफाक राय का इजहार किया है कि ये चीज़ आपकी स्किन को ठीक करती है, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो आप देखेंगे कि मामूली से मामूली चीज़ यानी कुछ मसनूआत के इश्तिहारात में भी अपने दावों को मजबूत करने के लिए और उनको मजबूती से पेश करने के लिए साइंस और साइंसदानों की राय का हवाला दिया जाता है। गर्ज ये कि हम कह सकते हैं कि साइंस या साइंटिस्ट या साइंटिफिक यानी साइंस से मुताल्लिक ये अल्फाज आजकल उमूमन एक किस्म के शर्फ बख्शने वाले खिताब गर्दाने जाते हैं, एक तरह के ऑनरिफिक टाइटल बन चुके हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ में साइंस या साइंसदान या साइंटिफिक ये लफ्ज़ लगा दें तो ऐसा लगता है कि उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसे एक ऑनर मिल जाता है। और एक तरह से ये जो अल्फाज हैं ये एक तरह की दानिश वराना सनद की तरफ भी इशारा करते हैं, एक तरह की इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी की भी तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हैं, तो ये जो इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी है, जो हम कह सकते हैं कि दानिशवराना असनाद है या सनद है, इसका भी इजहार करते हैं ये अल्फाज। और कई बार जो मुख्तलिफ किस्म के अकायद हैं, हमारे अकीदे हैं चीज़ों से रिलेटेड, जो हमारी बिलीफ्स हैं, उसकी तौजीह के लिए भी, उसके वेरिफिकेशन के लिए भी ये एक मखसूस और बाएतबार तरीका की तरफ इशारा करते हैं। तो उमूमन साइंटिस्ट या साइंसी नज़रियात या साइंसी थ्योरियाँ जो होती हैं, थ्योरीज मफरूजात जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और साइंसी तरीक़ेकार यानी साइंटिफिक मेथड, ये हमारी सकाफत में, हमारी मौजूदा कल्चर में एक ख़ास सनद रखते हैं, एक ख़ास सनद रखते हैं, एक ख़ास हैसियत रखते हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम साइंस कहते किसको हैं और क्या चीज़ है जो साइंस नहीं है, जिसको हम साइंस नहीं कह सकते, या जो साइंसदान होते हैं वो क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनका काम बहुत ही बाएतबार बन जाता है। ये समझने की कोशिश करें, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम एक साइंस और साइंस से मुतालिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली और उस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार रखने वाली दुनिया में जब हम जीते हैं। तो क्योंकि साइंस के नाम पे कई बार हमें धोखा भी दिया जाता है, साइंस के नाम पर कई बार हम ठगे भी जाते हैं। तो साइंस क्योंकि एक बड़ी अथॉरिटी की चीज़ है, एक इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी की बात है, तो इसलिए इस वर्कशॉप में हमारा मकसद ये है कि साइंस को एक इंसानी कोशिश के तौर पे इल्म को हासिल करने की बहुत सारी कोशिशें हैं, इंसानी कोशिशें, और उनमें से जो एक मखसूस कोशिश है वो साइंस है। तो इस मखसूस इंसानी कोशिश को, इल्म हासिल करने की इस मखसूस इंसानी कोशिश को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज़ और इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से समझा जा सकता है। तो इस वर्कशॉप के चूंकि 2 हिस्से हैं, तो आज हम पूरा फोकस साइंस को मुख्तलिफ ज़ावियों से समझने की करेंगे और अगले वर्कशॉप में हम साइंटिस्ट वर्ड को डिकोड करेंगे, एक तरह से उसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका क्या मतलब है
और एक साइंटिस्ट होने का क्या मतलब होता है, उससे मुतालिक बहुत सारे जो हमारे ख्यालात हैं और बहुत सारे जो हमारे अकायद हैं, उनकी एक तरह से हम तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे बिलीफ्स हैं, अकायद हैं, साइंस या साइंटिस्ट से रिलेटेड, वो किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या उनमें और गुंजाइश है उनको और बेहतर करने। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस बात को कई पहलू से समझा जा सकता है और कई पहलू से समझने के लिए आइए एक पहलू से समझते हैं। हम देखते हैं साइंस और लिटरेचर, और लिटरेचर में खास तौर से मैंने उर्दू लिटरेचर से कुछ मुतफर्रिक अशार इकट्ठे किए हैं जो साइंस से मुतल्लिक हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप में से अगर कोई इसे पढ़े तो कोई बेहतर तहत में पढ़ सकता हो इसे शायर के नाम के साथ। तो ये साइंस से मुताल्लिक कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो जब साइंस पहली बार हमारे कल्चर में इंट्रोड्यूस हुआ, दाखिल हुआ हिंदुस्तानी तहजीब में, सकाफत में, तो इसको लेकर के अलग अलग तरह के ख्यालात थे और बहुत ज़्यादा इसको लेकर के लोगों के अंदर शक व शुबह भी था। जैसे कि अकबर इलाहाबादी का अगर पहला शेर आप देख पा रहे हैं, आगे इंजन के दीन है क्या चीज, भैंस के आगे बीन है क्या चीज। इंजन यहाँ पे साइंस का अलंबरदार है, टेक्नोलॉजी जो साइंस से जुड़ी हुई चीज है उसका अलंबरदार है, साइंस और टेक्नोलॉजी का। और दीन यहाँ पे रिलीजन है, मजहब है। आगे इंजन के दीन है क्या चीज, भैंस के आगे बीन है क्या चीज। इस शेर में अकबर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या 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 सोच इससे झलक कर निकल कर सामने आती है उनकी? क्या वो ये साइंस को एक बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहे हैं या साइंस को लेकर उनको कुछ शिकायत है? क्या ख्याल है आपका शुरा हजरात? दूसरे शेर में बता रहे हैं ना, भैंस के आगे बीन है क्या चीज। जी 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 तो भैंस से मुराद साइंस है, इंजन है। जी। दरअसल जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया सलमान भाई साहब, शुक्रिया। यहाँ पे अकबर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये इंजन के आ जाने से, साइंस के आ जाने से दीन पीछे चला गया, रिलीजन पीछे चला गया, एक शिकायत है उनकी। और एक तरह से यहाँ पे डाइकोटोमाइज कर रहे हैं, मतलब दो तरह के बाइनरीज में एक एक दुई यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दो तरह की चीजें हो गई। साइंस एक मुख्तलिफ चीज हो गई, मजहब या रिलीजन, दीन एक मुख्तलिफ चीज हो गया, और इंजन के आ जाने से दीन का नुकसान हो गया शायद। और इसको ये चूंकि वो एक सैटारिस्ट थे, वो एक तंजो मिजाह के शायर थे, तो तंजिया अंदाज में कहते हैं कि इंजन के आगे दीन की क्या औकात है, और भैंस के आगे, जैसे कि आपने सलमान साहब ने कहा कि भैंस के आगे बीन है क्या चीज, यानी भैंस के आगे आप बीन बजाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो साइंस के सामने दीन की नहीं चलती है, यानी साइंस को दीन की बात सुनाना शायद भैंस के आगे बीन बजाने की तरह है ना। एक तरह से यहाँ पे साइंस और रिलीजन में फर्क दिखाया गया है मेरी समझ से। अगर अगर मेरा ये ख्याल दुरुस्त नहीं हो तो आप मुझे सही कर सकते हैं, मेरी तस्हीह कर सकते हैं। दूसरा शेर फिर अकबर इलाहाबादी का ही है। डार्विन साहब हकीकत से निहायत दूर थे। डार्विन साहब वही हैं, चार्ल्स डार्विन हैं, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थ्योरी दी, इर्तिका की जो थ्योरी है उनकी, इंसानों की इर्तिका की थ्योरी। तो उन्हीं की तरफ इशारा करके अकबर कहते हैं, डार्विन साहब हकीकत से निहायत दूर थे, हम ना मानेंगे कि मॉरिस आपके लंगूर। और मॉरिस का मतलब है यहाँ पे एंसेस्टर्स, जो आपके दादे परदादे हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसको लेकर के एक तंज है कि डार्विन साहब के जो दादा परदादा थे वो लंगूर थे, ये मैं नहीं मानूंगा। अकबर कहते
रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा, वो बहुत हकीकत से दूर थे। यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो क्या दिखाया हुआ है ये शेर। सलमान वहीद साहब, जी जी आप मदद कर रहे हैं? मैं मदद करता हूँ। मैं थोड़ा सा मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ। जी जी मुझे जी। तो जो समझ में आ रही है बात, वो ये समझ में आ रही है कि हकीकत जो है जी उससे बहुत दूर है डार्विन, यानी साइंस जो है वो हकीकत से बहुत दूर है। जब साइंस ये क्लेम करता है कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो लंगूर थे, मंकीज थे, तो एक चीज़ तो ये दिखती है इस शेर में। जी बिल्कुल। और उसी उसी चीज को बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, उसी चीज को ये बहुत ही तंजिया अंदाज में यहाँ पे पेश करते हैं। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो साइंस और रिलीजन, यानी मजहब और साइंस की एक तकरार है यहाँ पे, और एक उसकी हुज्जत कायम करने की कोशिश की है कुरान। और दूसरे फिर कुछ शायरों के शेर हैं, जैसे एक पता है बेबाक भोजपुरी है, उन्होंने लिखा, जमहूर की तहजीब से इखलास है मालूम, इमरोज नई नस्ल को अल्लाह नहीं यार, जमहूर की बरकत से हुए आदमी नंगे, साइंस ने सौफित नए महशर किए इजाद। साइंस ने महशर के कई फितने इजाद किए। और फिर दूसरा शेर भी अगर देखिए तो यानी इस अगर बेबाक भोजपुरी का शेर देखें तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फितने जो नई दुनिया के हैं वो साइंस की वजह से इजाद हुए हैं, साइंस उनका मौजूद है। तो एक तरफ जहाँ ये ख्याल है कि साइंस बहुत सारे मसलों का हल देती है और हमारे जो मौजूदा मसाइल हैं उनको हल करने में मदद करती है, वहीं ये उसके बरक्स एक ख्याल है जो साइंस को कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साइंस ने 100 फितने मैशर किए इजाद, और उधर जमहूरियत पे भी वार है। फिर शोला करारवी का ये शेर कि लाख साइंस ने तरक्की की, दस्तरस मौत पर मगर न हुई। यानी यहाँ पे जो आखिरी शेर है इसमें क्या चीज है, इसमें साइंस के ताल्लुक से क्या बात समझ में आ रही है जो शायद कहना चाह रहे हैं? फिर से आपकी मदद चाहिए मुजाहिद साहब या सलमान साहब? अस्सलाम वालेकुम, ये कफील बोल रहा हूँ। जी जी कपिल साहब। जी ये जो आखिरी शेर है इसमें वो शायर ये कहना चाह रहे हैं कि तरक्की तो बहुत हुई, जी चाहे हर शोबे में आप देखेंगे तरक्की बहुत हुई है, इल्म कीमिया हो या तिब के लिहाज से हो या अपने लिविंग स्टाइल पे देखिए, हमारी रिहाइश जो है अब काफ़ी अच्छी हो गई है, हमारे हर तरह के आराम व आसाइश के सामान हैं। हाँ, लेकिन लेकिन अगर खात्मा होता है तो उस खात्मे पे वो मतलब ख़त्म जब हो रहे हैं या मुकम्मल जब हो रही है चीज़, तो वो तस्कीन नहीं है, वो चैन नहीं है, वो आसानी नहीं है जो जो हमारे बगैर साइंस के इन बड़े बड़े इजाद के बगैर हुआ बिल्कुल करते थे। बिल्कुल ऐसा ऐसा इनका कहने का मतलब है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका कहना, और बिल्कुल सही शेर को समझा, और बहुत सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि साइंस ने हालांकि बहुत सारे मार्के सर किए, बहुत सारी इनकी हुसूलियाती है साइंस की, लेकिन उसके बावजूद साइंस की कुछ कमियां भी हैं और साइंस कहीं ना कहीं लिमिटेड भी है, क्योंकि मौत का कोई इलाज नहीं ढूंढता है। मौत यानी आपकी जो जिंदगी है उसकी जो लॉन्जेविटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो तो बढ़ गई है। अब आमतौर पे लोग लंबी जिंदगियां जीने लगे हैं जब से दवाइयों और वैक्सीन का इजाद हो गया है, लेकिन मौत पे मुकम्मल दस्तरस नहीं हुई है, यानी मौत से बचा नहीं पाती है साइंस। मौत का कोई इलाज इन्होंने नहीं ढूंढा है, इस मामले में साइंस लिमिटेड है। सही बात है, साइंस बहुत सारे मामलों में लिमिटेड है, और आज के इस डिस्कशन में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या उसमें
क्या क्या नए नए उसमें जो इम्कानात हैं वो क्या क्या हैं, और क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसकी कहाँ पे जाकर साइंस मजबूर हो जाती है, कहाँ पे साइंस कुछ नहीं कर पाती है। तो ये भी चीज़ है, ये दोनों चीज़ें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। विलियम शेक्सपियर का एक मशहूर ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट। तो उसमें भी लिटरेचर में अगर हम देखें, उसमें एक ऐसा मंजर आता है जिसमें एक डायलॉग है जो बड़ा मशहूर है, जो कई बार लिया जाता है। और वो डायलॉग ये कहता है, उस डायलॉग में एक्टर ये कहता है कि नाम में क्या है, नाम में क्या रखा है, व्हाट इज इन अ नेम। जिसे हम गुलाब कहते हैं, उसे किसी भी और नाम से बुलाया जाए तो भी वो मीठी खुशबू ही देगा। और ये जो डायलॉग है, ये जो सीन है रोमियो एंड जूलियट का, इसको अक्सर ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीजों को उनके जो नाम है वो असरअंदाज नहीं करते हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि वो दर हकीकत क्या है। इसी तरह से अंग्रेजी लिटरेचर में एक और मशहूर मुहावरा है कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। जो डिटेल्स होती हैं चीजों की, यानी जो उनकी तफसील होती है, उसमें असल बात छिपी होती है और उसमें असल राज छुपे होते हैं। नाम में तो वाकई कुछ नहीं होता है, असल बात तो उसकी तफसील में है। तो आइए हम समझने की कोशिश करें कि ये जो साइंस वर्ड है, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो तफसील पूरी छुपी हुई है, जो पूरी एक तारीख है इस लफ्ज की, और इससे जुड़ी हुई जो सोच है और इससे जुड़े हुए जो मुबाहिसे हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ के ताल्लुक के गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको पढ़ें, और पढ़ने के बाद अगर इसमें से कोई आपको बहुत पसंद आता है, और अगर आपको लगता है कि आप इससे बहुत इत्तेफाक रखते हैं, तो आप उसे ज़रूर नोट करें और फिर डिस्कशन में हमें बताएं कि ये वाला आपको ज़्यादा पसंद आया। आपको दिखाई दे रहा है ये स्लाइड? जी जी दिखाई दे रहा है। जैसे पहला एक स्टेटमेंट है, ये सब अलग अलग बयानात हैं साइंस के बारे में, छोटे छोटे स्टेटमेंट है, छोटे छोटे जुमले हैं। जैसे पहला जुमला ये कहता है, साइंस हकायक का एक मजमुआ है। साइंस इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। साइंस एक मुकम्मल चीज है। साइंस इज कंप्लीट। तमाम साइंसदान एक साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हैं। There is a single scientific method that all scientists follow. साइंसी अमल पूरी तरह से तज्जियाती होता है और इसमें तख्लीकी सोच शामिल नहीं होती। The process of science is purely analytical and it does not involve creativity. जब साइंसदान किसी मसले का तज्जिया करते हैं, तब उन्हें मंतिक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वो मंतिक का इस्तेमाल करते हैं। When scientists analyze a problem, they must use either inductive or deductive reasoning. यानी ये दो तरह के मंतिक हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तजुर्बात साइंसी अमल का एक अहम जुज होते हैं। तजुर्बे के बगैर कोई मुताल्ला, यहाँ पे इमला की कुछ गलती है टाइपिंग की वजह से, इसे आप नजरअंदाज करें। तजुर्बे के बगैर कोई मुताल्ला साइंसी नहीं हो सकता और अच्छा नहीं हो सकता। किसी मुताल्ले को साइंसी मुताल्ला कहने के लिए एक्सपेरिमेंट्स का होना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट्स are a necessary part of the scientific process. Without an experiment, a study is not rigorous or scientific. साइंस में कुछ मज़ामीन मुश्किल और कुछ आसान होते हैं, और यहाँ पे मज़ामीन का मतलब है जैसे कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे कुछ सब्जेक्ट को हम कहते हैं ना हार्ड साइंसेस, और कुछ सब्जेक्ट्स को कहते हैं सॉफ्ट साइंसेस। ये आमतौर पे लोग इस तरह की तफरीक करते हैं बोलने में,
बातचीत में। और जैसे आमतौर पे यूं कहा जाता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक हार्ड साइंस है और बायोलॉजी, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी ये सॉफ्ट साइंसेज है। तो ये उसी उसी किस्म के ख्यालात की अक्कासी करता है ये जुमला। साइंस में कुछ मज़ामीन मुश्किल और कुछ आसान गर्दाने जाते हैं। There are certain subjects which are called hard sciences, and because they are called hard sciences, they are more rigorous and scientific than soft sciences. और इस वजह से जो मुश्किल मज़ामीन हैं साइंस के, वो तो ज़्यादा साइंसी होते हैं, उनमें ज़्यादा साइंसियत होती है, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, रिगरस होते हैं, जबकि जो सॉफ्ट साइंसेज होती हैं वो थोड़ी कम रिगरस होती हैं या उनमें उतनी साइंसियत नहीं होती जो हार्ड वालों में होती है। लगता है ये रिपीट हो गई है। तो क्या आप पढ़ चुके हैं इस स्लाइड को और इसमें से कुछ चीजें आप अपने हिसाब से पसंद कर चुके हैं? कुछ स्टेटमेंट मैं चाहता हूं कि जो आपको ठीक लगे हैं, जो आपके हिसाब से साइंस की सही अक्कासी करते हैं, साइंस के बारे में सही बात सामने रखते हैं, जिसपे आप इत्तेफाक़ी राय रखते हैं, उनको आप इनमें से चुन लीजिए। या अगर आपको सारी चीजें ही ठीक लगती हैं, सारी भी हो सकती हैं, सारी बातें दुरुस्त हो सकती हैं साइंस के बारे में। अगली स्लाइड पे हम जा सकते हैं। जो इसमें जो सेकंड पॉइंट है जी, साइंस एक मुकम्मल चीज है, तो मुकम्मल से क्या मुराद है? मुकम्मल से मुराद है कि इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब ये अपने आप कमी में नहीं है। बाज़ाब्ता बाकायदा चीज है और इसमें कोई कमी नहीं है, मुकम्मल है ये अपने आप में। अच्छा, ये थोड़ा अटपटा लग सकता है आपको, इसमें बहुत सारे ऐसे हाँ। जुमले होंगे जो आपको ठीक नहीं लग सकते, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ऐसा होता है, तो ये लोगों के ख्यालात लिखे हैं, जरूरी नहीं कि आप उससे इत्तेफाक राय रखें। क्योंकि हमें बगैर कमी के कोई चीज कंप्लीट नहीं लगती है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी जो हमने कुछ शेर पढ़े उसी में शायरों ने इस तरफ इशारा कर दिया कि साइंस में कमी है, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाती है, तो मुकम्मल नहीं है, कमी तो इनकम्प्लीट है वो, इनकम्प्लीट है जी। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे रिजेक्ट हो गया, आप नहीं कर दी। बहुत खूब। क्या अगले स्लाइड पे जाएं हम या? जी जी, ये कोई, हाँ ठीक है चलते हैं। अच्छा, इनका मैं ट्रांसलेशन अभी कर देता हूँ एक एक करके, मैं टाइप नहीं कर पाया सारी चीजें। कोई मसला नहीं है, मतलब इंग्लिश तो समझ ही जाते हैं सब लोग, मसला नहीं है। हाँ, मैं उसको उर्दू में भी बोलता हूँ। साइंटिफिक आइडियाज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, यानी जो साइंसी ख्यालात हैं वो अपने आप में मुकम्मल होते हैं, फिर वही बात आ गई एब्सोल्यूट, और अनचेंजिंग होते हैं, यानी वो तब्दीली उनमें नहीं आती है। दूसरा इसके बरक्स ये है साइंटिफिक, बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज आर टेंटेटिव। पहले वाले में कहा जा रहा है कि वो साइंटिफिक आइडियाज एब्सोल्यूट होते हैं, यानी वो एब्सोल्यूट मुकम्मल होते हैं और अनचेंजिंग होते हैं, तब्दील पजीर नहीं होते, वो तब्दीली नहीं आती है।
जबकि दूसरे जुमले में कहा जा रहा है बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज आर टेंटेटिव, क्योंकि साइंटिफिक जो साइंसी जो ख्यालात होते हैं वो टेंटेटिव का मतलब हुआ कि वो फिल वक्त होते हैं। फिल वक्त का मतलब कि वो अभी मौजूदा वक्त के लिए दुरुस्त है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में वो बदल जाए, यानी चेंजिंग होते बॉन्डिंग हैं। होते हैं। हाँ, एंड सब्जेक्ट टू चेंज, और वो बदल भी सकते हैं, इसलिए दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और ये इसमें इसमें तब्दीली, चूंकि तब्दीली आ सकती है इसमें वक्तन फवक्तन, इसलिए इस पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भरोसा हम उस चीज पे कर सकते हैं जो अनचेंजिंग हो, जो चेंज ना हो। एक और जो अगला स्टेटमेंट है वो ये कहता है साइंटिस्ट्स ऑब्जर्वेशंस डायरेक्टली टेल देम हाउ थिंग्स वर्क। जो साइंसी मुशाहिदात होते हैं, जो मुशाहिदा करते हैं साइंटिस्ट, तो वो मुशाहिदे उनको सीधे तौर पे ये बता देते हैं, मुशाहिदा करने से सीधे तौर पे ये बात पता चल जाती है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब नेचर का, जब कुदरत का मुशाहिदा करते हैं, तो मुशाहिदा करने के बाद पढ़ सकते हैं कुदरत में लिखी हुई जो चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें कुदरत कहना चाह रही है उसको समझ सकते हैं। यानी मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सीधा मुशाहिदा करना चीज़ों का, बजाय कि उनके बारे में सिर्फ गौर व खौज किया जाए और उनका मुशाहिदा ना किया जाए। तो सीधे सीधे तौर पे मुशाहिदा करना चीज़ों का, और जब आप सीधे तौर पे जब साइंटिस्ट चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, तो वो कुदरत की जो ज़बान है शायद उसको समझ पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं। साइंस प्रूव्स आइडियाज। साइंस अपने नजरियात को साबित करती है। दूसरा ये ख्याल है जो फिर इसके बरअक्स जाता है, साइंस कैन ओनली डिस्प्रूव आइडियाज। यानी यहाँ ये कहने की कोशिश की गई है कि साइंस ख्यालात को साबित नहीं करती है, बल्कि जो बेहतर तरीके से कर सकती है साइंस वो ये है कि वो चीज़ों को डिस्प्रूव करती है। यानी किसी चीज़ को साबित ना होने देना, किसी किसी ख्याल को साबित ना होने देना, इसको प्रूफ ना होने देना, ये साइंस का काम है। और ये साइंस सिर्फ यही कर सकती है। यहाँ एक बहुत अहम, थोड़ा सा टेक्निकल है ये टर्म, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मफरूजा को कहते हैं, और थ्योरी किसको कहते हैं? थ्योरी को तो थ्योरी भी हम बोलते हैं ना उर्दू में। तो अगर एविडेंस सपोर्ट करते हैं किसी हाइपोथेसिस को, किसी मफरूजे को, अगर हमारे पास जो मौजूदा सबूत हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये अपग्रेड होकर ये चीज बेहतर, यानी ये चीज फिर थ्योरी बन जाती है। और अगर उस थ्योरी को और ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है तो वो थ्योरी फिर लॉ बन जाती है। यहाँ ये कहने की कोशिश की गई है कि साइंस में हाइपोथेसिस से थ्योरी और थ्योरी से लॉज बनते हैं। यानी साइंस में ये जो चार अल्फाज आते हैं किसी भी साइंस में, जो हम सब बहुत बार सुन चुके हैं, हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ, तो इन तीनों चीजों के बारे में यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है कि हाइपोथेसिस को जब जब एविडेंस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं तो वो चीज थ्योरी बन जाती है, और जब थ्योरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है तो वो अपग्रेड होकर के एक तरह से लॉ बन जाती है। ठीक है यहाँ तक? आप लोगों ने ये स्टेटमेंट्स देख लिए और अपने हिसाब से
पसंद भी कर लिए। एक और ख्याल है, एक और बयान है साइंस से रिलेटेड, कि जो साइंसी ख्यालात होते हैं, साइंटिफिक आइडियाज, वो उनकी पॉपुलैरिटी के बिना पे, वो कितने पॉपुलर है इस बिना पे उनको जज किया जाता है, इस बिना पे उनको सही या गलत ठहराया जाता है। जैसे डेमोक्रेसी में हो गया है कि जितने ज्यादा लोग उसके फेवर में होंगे वो आइडिया ज्यादा सही माना जाएगा, और अगर उसके फेवर में कम लोग हैं तो वो आइडिया दुरुस्त नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे इसी से मुताल्लिक ये जुमला है कि साइंटिफिक आइडियाज आर जज्ड डेमोक्रेटिकली, यानी हेड काउंट के हिसाब से कि कितने लोग जो हैं वो इसके फेवर में हैं या कितने लोग इसके फेवर में नहीं है। और पॉपुलैरिटी पे बेस्ड होते हैं, यानी आप कितनी पॉपुलैरिटी किसी आइडिया को लेकर है, कितना पॉपुलर सपोर्ट किसी आइडिया को लेकर है, तो वो आइडिया साइंस में उसी पॉपुलैरिटी की बिना पे ही जज किया जाएगा, उसी बिना पे उसके सही या गलत होने का फैसला होगा। और फिर आखिर के दो और स्टेटमेंट्स हैं। द जॉब ऑफ ए साइंटिस्ट इज टू फाइंड सपोर्ट फॉर हिज और हर हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट का काम ये है कि वो अपने हाइपोथेसिस के लिए सपोर्ट, अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए जो भी मफरूजा उसने बनाया है, उसकी तायीद के लिए वो कुछ एविडेंसेस होंगे। और लास्ट, scientists are judged on the basis of how many correct hypotheses they propose. यानी good scientists are the ones who are right most often. साइंटिस्ट को अगर आप जज करेंगे तो वो इस बात पे जज किया जा सकता है कि उन्होंने कितने ऐसे मफरूजे बनाए या ऐसे मफरूजे उन्होंने प्रपोज किए जो अच्छे थे, दुरुस्त थे, जो बाद में सही साबित हुए, ना कि कितने उन्होंने गलत दिए। इस बात पे, इस बात से किसी साइंटिस्ट के बारे में, साइंटिस्ट के अच्छे या बुरे होने का हम फैसला करते हैं, उनको जज करते हैं इस बेसिस पे। तो ये कुछ बयानात थे साइंस से रिलेटेड, और ये कुछ ख्यालात थे जो आमतौर पे लोगों के होते हैं। मैं ये समझना चाह रहा था, क्योंकि ये वर्कशॉप की शक्ल में है, तो मैं जो शुरा हैं इस वर्कशॉप के, उनकी तरफ से मैं कुछ जानना चाह रहा था। या तो आप कहें तो हम एक एक करके एक एक स्टेटमेंट को ले सकते हैं, और अगर आप उसका इत्तेफाक राय अगर आपका हो उस पर, या आपका इख्तिलाफ राय हो, तो फिर हम उस पर बात करें और फिर एक एक करके आगे बढ़ें। या फिर जिन पे आपका इत्तेफाक राय हो वो आप पहले मुझे बता दें, फिर हम उन पे बात करें। दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप बताएं मुजाहिद साहब, कैसे करना चाहिए? जी, कैसे करना चाहिए? क्या एक एक करना चाहिए हमें? अगर दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी इस सिलसिले में कोई राय रखते हैं तो प्लीज राय रखें अपनी। अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो चैट मैसेज में भी जी एक आ गया मैसेज, एक एक ही करके समझाएं। महविश महनाज कह रही हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो एक एक ही करके हम समझने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं सादत बोल रहा हूँ। हाँ जी, पहला स्टेटमेंट जो आपने लिखा है कि साइंस हक़ाइक़ का एक मजमुआ जी। एट वेरिन जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे अजम्पशंस करने पड़ते हैं जी, बिल्कुल। even to find out the fact or prove the factual thing, we assume few things and then we derive the factual things. So how can we say that science is a collection of facts? जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका ऑब्जर्वेशन है। साइंस को आमतौर पे, क्योंकि जब हम जो दरसी किताबों में जो साइंस मिलती है, जो टेक्स्ट बुक्स की साइंस होती है, वो जब हम उसमें पढ़ते हैं तो वो दरअसल लिखी भी इस तरह से जाती है और पढ़ी पढ़ाई और समझी समझाई भी इस तरह से जाती है
कि ऐसा एक इम्प्रेशन हमें मिलता है, ऐसा एक अंदाजा लगता है कि ये हकायक का एक मजमूआ है, इसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी है। देयर आर सर्टेन लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज which everybody should know about science. कुछ थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं और लॉज हैं, ये सबको पता होना चाहिए। और इनका जो मजमुआ है वही साइंस है, वही साइंस की किताब है। लेकिन ये ख्याल, जैसा कि सदाकत साहब ने भी अपनी राय दी, ये दुरुस्त नहीं है। ये ख्याल, ये आम ख्याल जरूर है, आमतौर पे, खासतौर से कई बार स्कूल में टीचर्स भी इस तरह से इसको समझ लेते हैं कि ये हकायक का एक मजमुआ है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इसमें फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, लेकिन ये सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, और ये उससे ज्यादा है। जैसे एक फर्क कुछ लोग करते हैं ना कि ये एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है या फिर ये एक प्रोसेस का भी नाम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साइंसी जो मालूमात हैं, जो साइंस के बारे में जो नई नई थ्योरीज हैं, वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और दिन ब दिन वो बढ़ती रहती हैं। नए नए इसमें इजादात और नए नए जो ख्यालात हैं और नए नए मफरूजात हैं, वो दिन ब दिन आते रहते हैं और हजारों की तादाद में आते हैं। तो अगर हम इसको सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट मानेंगे तो इस फैक्ट से को समझ पाना किसी एक इंसान की मुकम्मल जिंदगी में, अगर बहुत लंबी हयात भी हो पाए, तो शायद नामुमकिन होगा। इसलिए बहुत लोग इस बात की तरफ, और बहुत दुरुस्त ख्याल है उनका, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि साइंस जो है वो हकायक का मजमुआ नहीं है, सिर्फ हकायक का मजमुआ नहीं है। हाँ, हकायक की बात होती है, साइंसी हकायक अलग तरह के होते हैं जो थ्योरी की शक्ल में, जो प्रिंसिपल और लॉ की शक्ल में आते हैं, लेकिन ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि साइंस में जो अहम चीज है, जो पढ़ने पढ़ाने में भी जिस पे हमें जोर देना चाहिए, वो ये है कि साइंस का जो अमल है, साइंस को एक अमल की तरह, साइंस यानी अगर उसको हम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स की तरह लेते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, वो एक एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एंड प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि उसको एक प्रोसेस की तरह समझना चाहिए। और साइंस चीजों के बारे में सोचने का, दुनिया को समझने का एक नजरिया है, एक तरीका है, और जिसकी अक्कासी, जिसको हम कई बार साइंसी तरीक़ाकार, साइंटिफिक मेथड कहते हैं, उसमें वो मिलता है। इसलिए साइंस को कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ना समझना चाहिए, ये ख्याल दुरुस्त नहीं है, बल्कि फैक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं साइंस में, के अलावा जो प्रोसेस है, जो अमल है साइंस का, साइंस जो करने का अमल है, जैसे साइंस की जाती है, जैसे साइंटिस्ट साइंस को करते हैं, वो अहम है, और उसको समझना और समझाना भी साइंस पढ़ने और पढ़ाने का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, जो बदकिस्मती से होता नहीं है बहुत बार। साइंस को एज ए प्रोसेस कम समझते और समझाते हैं, बल्कि प्रोडक्ट पे ही सारा जोर रहता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स पे सारा जोर रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये ख्याल है, वो भी बहुत दुरुस्त ख्याल है, कि साइंस फिर सिर्फ प्रोसेस ही फिर नहीं है, बल्कि प्रोसेस के अलावा साइंस एक किस्म का नजरिया भी है, एक तरह का वर्ल्ड व्यू भी है, जो दुनिया को देखने का एक नजरिया है, दुनिया को समझने का एक तरीका है। साइंस पढ़ने की वजह से जो पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, उनके अंदर एक तरह का साइंसी तर्ज फिक्र, यानी जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक एटीट्यूड, वो भी साइंस का एक अहम हिस्सा है। तो वो एक साइंसी तर्ज फिक्र भी डेवलप होना चाहिए साइंस के पढ़ने की वजह से। तो साइंस एक तर्ज फिक्र का भी नाम है, एक अमल का भी नाम है, और फैक्ट्स का एक मजमुआ भी है शायद। तो अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है, ये नामुकम्मल है और ये दुरुस्त नहीं है कि साइंस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। अब अगला हम देखते हैं, इस तकरीर पहले ही हो चुकी है। साइंस एक मुकम्मल चीज है, जाहिर है इसकी बहुत सारी कमियां हैं और इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, तो ये एक मुकम्मल चीज नहीं है। हालांकि ये अपनी तकमील की तरफ गामजन है, अपनी तकमील करने के लिए ये कोशिश रहती है, जैसे हर कोई रहता है, हर सब्जेक्ट, हर इंसान रहता है, और हर एक इंसानी तरीका जो है चीज़ों को जानने का,
वो ये कोशिश करता है कि वो अपने आप में मुकम्मल तरीका बन जाए, लेकिन मुकम्मल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ एक तरह से देखें तो इनकम्प्लीट है। तो इसकी तरदीद पहले ही आप लोगों ने कर दी थी। अच्छा, ये जो मसला है कि तमाम साइंसदान एक साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हैं, है ना? देयर इज ए साइंटिफिक मेथड दैट ऑल साइंटिस्ट्स फॉलो, सारे साइंटिस्ट इसको फॉलो करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा नहीं होता है जैसे फिजिक्स के सब्जेक्ट्स के कोई साइंटिस्ट है तो वो फिजिक्स से रिलेटेड अपना मेथड अप्लाई करते हैं, या केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो वो केमिस्ट्री के मेथड्स को अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही है। क्या आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के मेथड में कोई फर्क देखती हैं? कुछ बता सकती हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को? जैसे फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पेंडुलम रिलेटेड होता है या किसी मिरर से रिलेटेड होता है, लेंस से रिलेटेड होता है, प्रिज्म से रिलेटेड होता है। पर केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो उसमें बीकर की ज़रूरत है, केमिकल्स की ज़रूरत है, उसमें पीपेट, ब्यूरेट और वो मतलब केमिकल रिएक्शंस हम लोग उसमें चेक करते हैं। जबकि फिजिक्स में हम लोग फिजिकल मतलब प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो साइंटिफिक मेथड हम जिसको कह रहे हैं, साइंसी तरीक़ाकार कह रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उस सेंस में नहीं कि हम कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कौन से आलात का हम इस्तेमाल करते हैं लैब में काम करने के लिए। हाँ, आलात तो मुख्तलिफ होंगे। जब जैसे प्रिज्म, जी, ये तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों मुख्तलिफ तरीके साइंटिफिक होना चाहिए। जी जी। तो उस दोनों में जो माबैन जो एक चीज शामिल है वो है साइंटिफिक। जी बिल्कुल, साइंसी तरीक़ाकार हम कह रहे हैं। यानी जब भी हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो हम एक कॉमन मेथड की बात करते हैं जो कॉमन होगा, विच विल बी कॉमन टू ऑल साइंसेस, बी इट फिजिक्स, बी इट केमिस्ट्री, बी इट बायोलॉजी, बी इट जियोलॉजी, बी इट ज्योग्राफी, है ना, कोई भी मिनरलॉजी हो, कोई भी जो साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसमें वो कॉमन होगा, एक काइंड ऑफ कॉमन साइंटिफिक मेथड। और फर्क होता है, आलात के मामले में तो फर्क होता है, लेकिन तरीके के बिना पे कोई फर्क होता है क्या? मेथड के बिना पे कोई फर्क होता है, वो मैं पूछ रहा था। ज़ेबा साहबा ने जो बताया, अगर आप इसमें ये फर्क कर सकें कि जो तरीक़ाकार है उसमें क्या फर्क है, बुनियादी फर्क, यानी आलात में फर्क, ये बात तो समझ में आती है, ये तो है। जी, आप कुछ अर्ज कर रही हैं ज़ेबा साहिबा? जी, साइंटिफिक मेथड भी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री हो या बायो हो तो सबका अलग अलग होगा ना। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे अलग होगा, अगर आप कुछ इस पे इशारा कर सकते। अलग होगा ये हम अंदाजा तो करते हैं, लेकिन किस बात पे वो अलग होगा? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एक बायोलॉजिस्ट जब अपना काम करती है तो वो कैसे करती है, और एक फिजिसिस्ट कैसे करती है, और केमिस्ट कैसे करती है, क्या करती है, वो किन चीज़ों का ख्याल रखती है, क्या उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि कई बार आपने पढ़ा होगा स्कूली किताबों में ये लिखते हैं कि साइंस स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप फॉलो करते हैं साइंस में। जी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे मैं पढ़ी हूँ तो दोनों की एक अपने अपने स्टेप्स होते हैं, अपने अपने वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे फिजिक्स का हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम जैसे एक प्रिज्म का ही एक्सपेरिमेंट है तो उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन उसका मतलब शो करते हैं, तो उसके लिए जो चीजें चाहिए वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड होती है, मतलब वो डिफरेंट होता है। वही अगर हम केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो मुझे मतलब सॉल्यूशंस मिक्स करने होते हैं और उसके स्टेप्स टोटली डिफरेंट होते हैं। जी, जनरेट करना, उसके बाद एनालिसिस करना, सिंथेसिस है ना, एंटीथेसिस, फिर इन्फ्रेंसेस, तो ये जो ऐसे स्टेप्स रहेंगे सब कॉमन ही रहेंगे, सब साइंटिफिक जो स्टेप्स है, चाहे कोई भी फील्ड बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो ट्रुथ तक पहुंचने के लिए, सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो ऑलमोस्ट
हर साइंसेस में मेरे ख्याल से सेम ही रहेंगे। बिल्कुल, वही कॉमननेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या चीजें हैं जो कॉमन होंगी तमाम साइंसेस में और क्या चीजें हैं जो इतनी जो अलग है। तो ये इसके कई तरीके हो सकते हैं इस बात को समझने के। यानी एक जो अभी आपने कहा कि साइंटिफिक मेथड में एक कॉमननेस भी है, जिसको अगर हम साइंटिफिक मेथड, अगर कोई इस तरह का मेथड है और हम इसको कहते हैं तो कुछ चीजें कॉमन है, जैसे हाइपोथेसाइज करना यानी मफरूजे बनाना, फिर मफरूजों की जांच करना, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, ये कॉमन होगा। बहुत सी साइंसों में ये चीज इन्वॉल्व हो सकता है। हालांकि ये कहने का मतलब नहीं कि हर साइंस में ये जरूरी तौर पे होगा, ये जरूरी जुज है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो साइंटिफिक मेथड को लेकर के काफी बहस रही है और बहुत सारे जो फलसफी हैं जो साइंस के फलसफे पे खुसूसी तौर से काम करते हैं। साइंस का फलसफा अपने आप में एक मजमून है, अभी हम उसकी थोड़ी देर में बात करेंगे कि कैसे साइंस को समझने के लिए अलग अलग जाविये हैं, उसमें से एक जाविया है। तो इस पे बड़ी बहस रही है, ये बहुत बहस तलब रहा है कि क्या साइंस का कोई खास मेथड होता है। और ये खास मेथड की बात तब आती है जब हम साइंस को जो नॉन साइंस है, गैर साइंसी जो सब्जेक्ट हैं, उनसे अलग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उसका मेथड हमारे जहन में आता है, नहीं साइंस का एक अलग मेथड होता है। और ये जो मेथड है ये आमतौर पे जो फिजिक्स के मेथड्स हैं उनकी एक शबीह बनती है हमारे जहन में, उनकी एक तस्वीर बनती है, एक इमेज बनता है कि जिस तरह से। क्या आवाज ठीक आ रही है? जी जी आवाज आ रही है ठीक। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर ब्रेक करे तो मुझे बताइएगा। हाँ, तो आमतौर पे जब भी हम साइंस के एक अलग तरीक़ाकार या एक अलग लाए अमल के बारे में हम तसव्वुर करते हैं तो हमारे जहन में जो तस्वीर आती है वो फिजिक्स जिस तरह की जाती है आमतौर पे उस तरह की तस्वीर आती है। जैसे आप सबको पता होगा, जैसे न्यूटन ने प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उससे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को समझने की कोशिश की। तो इस तरह के यानी कुछ मादी चीजों को इस्तेमाल करके, और आपके जहन में कुछ मफरूजे होते हैं, कुछ हाइपोथेसिस होती हैं जिनको जांचने के लिए, जिनको टेस्ट करने के लिए आप कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं, कोई तजर्बा करते हैं, और वो तजर्बा करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड आप करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी उन मुशाहिदात को लिखते हैं, और फिर उन मुशाहिदात के बिना पे, तजुर्बे से जो आपने मुशाहिदा किया उनके बिना पे आप कोई कंक्लूजन निकालते हैं, आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, और उस नतीजे जो आंकड़ों के शक्ल में आपको हासिल होते हैं उससे फिर आप कोई थ्योरी बिल्डिंग का काम करते हैं, कोई थ्योरी उससे निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से ये आमतौर पे साइंस में इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसको लेकर के बहस रही है और बहुत सारे लोग इस बात पे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि क्या साइंस वाकई में जिसको हम गैर साइंसी चीजें कहते हैं उनसे अलग है, और अगर अलग है तो किस मायने में अलग है। तो ज्यादातर लोग जो ये वकालत करते हैं कि साइंस अलग है गैर साइंसी चीजों से, वो साइंटिफिक मेथड का हवाला देते हैं, और जब साइंटिफिक मेथड का हवाला देते हैं तो वो आमतौर पे कहते हैं कि एक साइंटिफिक मेथड है जो सारे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। जो ज़ेबा फरहीन साहिबा ने कहा, इससे ये इस बात की तरदीद होती है, हालांकि उन्होंने आलात के इससे कहा। सर जी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि सिंगल साइंटिफिक मेथड पर ये जो हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स, जो ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स, ये तो कॉमन साइंटिफिक मेथड हुए ना, सारे साइंटिस्ट जो फॉलो करते हैं। पर सिंगल साइंटिफिक मेथड तो नहीं है। साइंटिफिक मेथड कई हो सकते हैं, वो क्वालिटेटिव हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, वो हाइपोथेसिस थ्योरी बेस्ड हो सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। वही मैं अर्ज कर रहा था कि आपने जो कहा उसमें हालांकि आलात के मामले में आपने फर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो अभी आपने बाद में कहा कि कुछ मेथड क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, कुछ क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, है ना, कुछ सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो सकते हैं और कुछ में सिर्फ डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व हो सकता है, यानी सिर्फ हम उसकी जो हमने यानी वो बयानिया उनकी नौयत हो सकती है। जैसे बायोलॉजी में आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे अगर बायोलॉजी में आप ट्रेडिशनल बायोलॉजी में जाएं, मॉर्फोलॉजी,
में जाएं तो आप देखेंगे कि पौधों और पत्तियों की उनकी क्या बनावट होती है, तो उन बनावटों को जैसे देखा वैसा बयान कर देना, उसकी कोई थ्योरी नहीं। हाँ, उनको अलग अलग नाम दे दिया, जैसे सर। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं एक बात, जो तीसरा पॉइंट है ना, उस ताल्लुक से एक बात कहना चाह रही थी कि तमाम साइंस का एक साइंस तरीका का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं भी इससे मतलब पूरा मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं रखती कि नई नई चीजें जो दरियाफ्त हो रही हैं, इजादात हो रही हैं, वो अलग अलग तरीके अपनाने की वजह से नए नए मतलब फलसफे बोलो, नजरिया, कानून बन रहे हैं। बिल्कुल जी, अलग अलग तरीकों के। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है आपका कहना कि जो जी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो जब गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं तो म्यूट करें। हाँ, अगर कुछ पूछ रहे हैं तो हाँ, वो समझ में नहीं आ रही, थोड़ी सी डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। ये दुर्रेश शेख कुछ पूछना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी जी जरूर, आप पूछ दें और हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, बस आप पूछ दें दुर्रेश्वर शेख। हाँ पूछ लेना। मैं यही बात जो अभी मैं नहीं कही हूँ, वो बात जब तमाम चीजें जो है नई नई इजाजत वगैरह जो हो रही हैं, तो नए नए तरीकों की वजह से ही हो रही है नई नई दरियाफ्त। अगर हम शुरू से भी देखा जाए, जैसे जोहर की दरियाफ्त अगर देख लें, तो तापर शुआओं का जो तजुर्बा हुआ था उससे ही मतलब नई मालूम हुआ कि जोहर ऐसा है। अलग अलग तजुर्बा से नई नई दरियाफ्त की इजाजत होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो साइंटिफिक मेथड के बारे में जो ख्याल है, इस पे इस बात पे बहस है कि क्या ये जो साइंटिफिक मेथड है ये बिल्कुल यूनिक होता है साइंस को लेकर के या नहीं होता है। इस पे इख्तिलाफ है लोगों का, लेकिन इस बात पे इत्तेफाक है कि कोई एक सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं होता है। जितने साइंटिस्ट होते हैं उतने मेथड्स, यानी किसी चीज को समझने के और कुदरत के जो मुख्तलिफ जो इसके पहलू हैं उसको समझने के लिए, और जो मुख्तलिफ हकायक हैं उनसे उनकी एक समझ पैदा करने के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर हम साइंस की तारीख में देखें, हिस्ट्री ऑफ साइंस में देखें, तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ फिजिक्स के मेथड नहीं है जो सारे साइंस वाले अपनाते हैं। जैसे बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे, मैं अभी मिसाल दे रहा था, अगर हम ट्रेडिशनल बायोलॉजी की मिसाल लें, तो उसमें हम देखते हैं कि जो रिवायती तरीका है बायोलॉजी को करने का, उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा है। यानी आप बयान करते हैं चीजों को जैसे आपने देखा वैसे, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत कम इन्वॉल्व रही है। यानी एक्सप्लेन आप बहुत कम करते हैं, चीजें ऐसी जैसी हैं वैसी क्यों हैं, इस बात को कम एक्सप्लेन किया जाता है। इस बात के लिए कम गुंजाइश होती है। हालांकि अगर आप देखें तो बायोलॉजी भी अब काफी बदल चुकी है पुरानी बायोलॉजी से। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जो जेनेटिक्स है, और जो प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे फिजिक्स में किया जाता है, और बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी उन्होंने दिए, बहुत सारी थ्योरीज भी दी। तो एक जो सिंगल साइंटिफिक मेथड है ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत ख्याल है। हाँ, हालांकि ये भी कहना बिल्कुल कि साइंटिफिक मेथड बिल्कुल ही नहीं होता, ये भी ठीक नहीं है। साइंटिफिक मेथड होता है, कुछ कॉमननेस है सारी साइंसेज में, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं। हाँ, साइंटिफिक मेथड में एक चीज है जो कई बार टेक्स्ट बुक्स में हमें देखने को मिलती है कि वो स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप्स देते हैं कि फर्स्ट आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर आप टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को और ऑब्जर्वेशन करते हैं,
और फिर आप अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं और फिर उनके बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो मेथड देते हैं ना, कि पहले ये स्टेप होगा फिर वो होगा, वो थोड़ा सा दिक्कत तलब है और वो एक तरह से गलत एक तस्वीर पेश करता है साइंस की, क्योंकि साइंटिस्ट कई बार रेसिपी की तरह, जैसे कोई डिश बना रहे हैं नहीं और उसमें एक रेसिपी फॉलो करनी होती है, वो रेसिपी लाइक जो मेथड है वो साइंस में नहीं होता है, रेसिपी की तरह उसे नहीं फॉलो करते हैं। कई बार उसमें बहुत बैक एंड फोर्थ होता है, बहुत बार आगे पीछे होता है। और असल में जैसे साइंस की जाती है, जैसे जो लैब साइंटिस्ट जिस तरह से साइंस करते हैं वो काफी मुख्तलिफ होता है जैसे कि हमें किताब में देखने को मिलती है। उसमें काफी आगे पीछे चीजें होती हैं और बहुत उस तरह से साफ सुथरा एक क्लियर कट मेथड को फॉलो करना ये नहीं होता। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते भी अपनाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें की जाती हैं जो एक तरह से गलत टर्न्स होते हैं, रॉन्ग टर्न्स होते हैं, और फिर कई रॉन्ग टर्न लेने के बाद फिर साइंटिस्ट किसी सही नतीजे पे पहुंच पाते हैं। लेकिन आमतौर पे किताबों में जो देखने को मिलता है वो मिलता है कि जो चीज साइंसी लुगत का, साइंस के जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हैं, जो हकायक का एक मजमुआ है, उसका जो हिस्सा बन जाती है वो चीज ही किताबों का हिस्सा बन रही है। इसलिए वो देखने में बड़ी साफ सुथरी, बड़ी सीधी और लीनियर जैसी लग सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि चीजें इतनी सीधी साइंस में नहीं होती। कई बार वो तो साइंटिफिक मेथड के बारे में जो तसव्वुर है ये बहुत स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही लॉजिकल स्टेप होता है, ये ख्याल गलत है। एक साइंटिफिक मेथड जो सारे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं ये ख्याल भी गलत है। लेकिन ये ख्याल दुरुस्त है कि साइंटिफिक मेथड बाकी मेथड से अलग होता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है, ये बहुत ज्यादा उन पे भरोसा करता है चीजों को एक्सपीरियंस करने पे। हालांकि ये भी कहना दुरुस्त नहीं होगा कि हर चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं साइंस में, ठीक है। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को हम एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब जो अगला स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ साइंस इज प्योरली एनालिटिकल एंड डज नॉट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी। यानी साइंसी अमल पूरी तरह से तज्जियाती होता है और इसमें तख्लीकी सोच शामिल नहीं होती, जिस तरह से आर्ट्स में शामिल होती है, म्यूजिक में, ड्रामा में या सिंगिंग में या दूसरे जो आर्ट के फॉर्म्स हैं उसमें जिस तरह क्रिएटिविटी शामिल होती है, वैसे साइंसी अमल में क्रिएटिविटी शामिल नहीं होती है। इस बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, आ रही है, ठीक है। ओके, हेलो जी जी जी, मेरा ये कहना है कि साइंस में क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सारे साइंटिस्ट मतलब सारे अपने अपने क्रिएटिविटी को यूज करके सेम चीज को, अगर 3 साइंटिस्ट है वो 3 डिफरेंट तरीके से मतलब बनाएंगे। अच्छा, तो उस मामले में क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। हाँ, ठीक है, क्योंकि तीनों अपने अपने लॉजिक से बनाएंगे तो उसमें तो वो तीनों की क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है ना। और क्रिएटिविटी किस मायने में? जैसे जैसे मैंने एक यहाँ पे इसको थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए या इसको और बेहतर इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने कि आर्ट में भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे म्यूजिक में है और सिंगिंग में है और डांस में है, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है अलग अलग तरह के, उनमें भी क्रिएटिविटी होती है, उसमें भी तख्लीककारी शामिल होती है। तो जो साइंसी तख्लीककारी है वो आर्ट की तख्लीककारी से क्या अलग है या सेम है? आर्ट से ये अलग है,
ये मतलब इमेजिनेशन बेस्ड है। इमेजिनेशन बेस्ड है। क्रिएटिविटी को वाज़ेह किया जाए साइंस के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, साइंस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे आमतौर पे जब हम क्रिएटिविटी वर्ड सुनते हैं ना, जब तख्लीकारी हम सोचते हैं, तख्लीकी सोच, तो हम सोचते हैं कि कोई भी चीज आप अपने आपकी जो तखय्युल है, आपका जो इमेजिनेशन है, उसके बिना पे आप कोई भी चीज यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी चीज यहाँ पे, जैसे शायरी कर रहे हैं तो तखय्युल परवाजी के बिना पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। साइंस में क्योंकि हकायक पर मबनी ये होती है, और जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने तजुर्बा किया है, जो आपने ज़ाती तौर पे मुशाहिदा किया है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखना है, और आपको अपने तरफ से कोई इजाफी बात या कोई भी ऐसी बात जो सिर्फ तखय्युल पे मबनी हो, वो आप नहीं रख सकते हैं। इस मायने में आमतौर पे लोग इस बात को दुरुस्त नहीं मानते हैं कि क्रिएटिविटी भी साइंस में इन्वॉल्व होती है। क्रिएटिविटी का मतलब फिर ये हो गया कि अपने मन से कोई बात, अपने मन से कुछ इजाफी कोई चीज़ उसमें डाल देना, अपने मन से कुछ बढ़ा चढ़ा कर रख देना उसमें। जैसा कि आर्ट के फॉर्म में तो ये चलता है, लोगों का ये ख्याल है, ये मानना है। तो यहाँ पे हम उसी को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या साइंस पूरी तरह से एनालिटिक होती है, यानी सिर्फ इसमें हम तज्जिया करते हैं चीज़ों का, या फिर इसमें क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व होती है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि क्रिएटिविटी होती है इसमें इन्वॉल्व, बिल्कुल सही ख्याल है कि क्रिएटिविटी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती, क्रिएटिविटी कोई दखल नहीं है इसमें, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी इसमें दाखिल होती है। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ना हो तो साइंस भी नहीं चल सकती, जिस तरह से आर्ट नहीं चल सकती क्रिएटिविटी के बिना। लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि क्रिएटिविटी किस तरह से आती है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी नेचुरल फिनोमेना को, किसी कुदरती अमल को समझने के लिए उसका मुताला करना आपने शुरू किया, और उसको बेहतर समझने के लिए आपने कुछ मफरूज़े पहले बनाए, कुछ हाइपोथेसिस बनाए, और उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए कि वो दुरुस्त हैं या नहीं है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं, कुछ तजर्बे आप डिजाइन करते हैं, और उन तजर्बों से फिर आपके पास आंकड़े आते हैं। आप लेकिन वो आंकड़े जो है वो बजाते खुद आकर आपको नहीं बताते इसका मतलब क्या है। यानी सेंस मेकिंग के लिए, उससे नतीजा करने के लिए वहां पे जो साइंस को करने वाली होती है या करने वाला होता है, जो साइंटिस्ट है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे तख्लीकी जो सोच है उसकी यहाँ पे अशद जरूरत होती है, और यहाँ पे तख्लीकी सोच की वजह से ही, आपकी तख्लीकी सलाहियत की वजह से आप जितने इमेजिनेटिव होंगे, आपका तखय्युल जितना बुलंद होगा, उस हिसाब से आप उसके एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि जो आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं, जो आपके पास डेटा आ गया, उस डेटा को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऑब्जर्वेशन टू एक्सप्लेनेशन, ऑब्जर्वेशन से एक्सप्लेनेशन पे जाना, ये आमतौर पे तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी छलांग होती है, ये एक बहुत बड़ा जंप होता है ऑब्जर्वेशन से एक्सप्लेनेशन पे जाना। देखिए, किसी चीज को ऑब्जर्व करके डेटा इकट्ठा करना, ये आमतौर पे बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे एक इमेजिनेटिव एक्सप्लेनेशन उसका निकालना है ना, एक उसकी थ्योरी कंस्ट्रक्ट करना, उस आंकड़े के बिना पे, उस डेटा की बेसिस पे एक थ्योरी को शक्ल देना, यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का अमल दखल होता है। जैसे हम जो ग्रेविटेशन की थ्योरी हम सुनते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा उसका और बहुत ही सिंपलिस्टिक सा अकाउंट होता है, बड़ा उसका एक किताबों में जैसे कई बार, और पॉपुलर कहानी की किताबों में भी होता है कि न्यूटन जो है वो गार्डन में बैठे थे, और दरख्त से एक सेब टूट कर गिरा, और उनको ये ख्याल आया कि है ना, तो ये ख्याल जो है ये किसी और को क्यों नहीं आया, और क्या वो बिल्कुल एक मोमेंट में आ गया वो, और ये ख्याल कि जमीन के अंदर एक क़ुव्वत कशिश है, और जिसको ग्रेविटी कहते हैं, ये ग्रेविटी का जो आइडिया है, ग्रेविटी की जो थ्योरी है, ये क्या सिर्फ उस एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, या बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन रहे होंगे जिस पे बेस्ड है।
और ऑब्जर्वेशन तो बहुत लोगों ने किए होंगे ना सेम चीज का, लेकिन हर कोई ये थ्योरी लेकर नहीं आया ना, अब किसी ने ग्रेविटेशन की थ्योरी नहीं दी। तो ये जो थ्योरी बिल्डिंग है, जो हम थ्योरी बनाने का जो काम साइंस में होता है, इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। सिर्फ डेटा कलेक्शन कर लेना वो अपने आप में काफी नहीं होता है, वो तो बहुत ही मैकेनिकल काइंड ऑफ एक्सरसाइज होता है, वो तो बहुत ही मशीनी किस्म का काम होता है। लेकिन असल जहाँ पे सोचने पे, यानी जब एक सोच समझ के उसका एक थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, जो एक तरह का एक्सप्लेनेशन होता है, जो एक तरह की वजाहत होती है थ्योरी किसी भी फिनोमेना की, वहां पे क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। और उस मामले में अगर देखें तो जो जिस तरह से साइंस, जिस तरह से आर्ट्स में क्रिएटिविटी जरूरी होती है, उस तरह से साइंस में भी जरूरी है, और इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ तक ठीक है? जी। अब अगला ये स्टेटमेंट है कि जब साइंसदान किसी मसले का तज्जिया करते हैं, यानी उसकी एनालिसिस करते हैं, तब उन्हें दो किस्म के मंतिक का इस्तेमाल करना चाहिए, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। दो किस्म के इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। When scientists analyze a problem, they must use either inductive or deductive reasoning. इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप लोग इससे वाकिफ हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग से? ये मंतिक के दो तरीके हैं। यहाँ तक कि वो जानवरों को भी सुधार सकता है। यकीनन वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अब लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए। और अब बात, हेलो जी, कोई साहब कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, इससे थोड़ी वजाहत हो जाएगी इन दोनों टर्म की। ये आपके लिए नए हो सकते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। आमतौर पे कुछ लोगों का ये ख्याल है कि साइंस में इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इंडक्टिव किस्म की जो मंतिक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और डिडक्टिव का बहुत कम होता है। और डिडक्टिव रीजनिंग फलसफे में ज्यादा इस्तेमाल होती है, या मैथमेटिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे जो डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव से शुरू करते हैं। ये अरस्तु के जमाने में जो यूनानी फलसफी थे, अरस्तु, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, उनके जमाने में डिडक्टिव रीजनिंग चीजों को जानने के एक तरीके के तौर पे बहुत पॉपुलर हुई थी, बहुत मशहूर हुई थी। और उसमें ये था कि आप, डिडक्टिव रीजनिंग में ये होता है कि आप कोई यानी एक आम कोई बयान लेकर आप चलते हैं, एक जनरल सा कोई प्रीमाइस आप लेकर चलते हैं, और उसके अंदर फिर किसी मखसूस केस को आप रख कर देखते हैं। एक आम बयान जिसको सब लोग दुरुस्त मानते हैं, जैसे मान लीजिए एक आम बयान है कि मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, इंसानों को एक दिन मरना है, फना होना है, तो तमाम इंसान फानी है, फना होने वाले हैं। तो ये एक आम स्टेटमेंट है, ये एक आम बयान है, और ये हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग इस पर यकीन करते हैं कि ये बात दुरुस्त है। और ये इस आम बात में एक किसी खास बात को रखा जाए, जैसे अरस्तु ने खुद का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अरस्तु एक इंसान है, तमाम इंसान फानी है, अरस्तु एक इंसान है। तो इससे हम, चूंकि अरस्तु भी एक इंसान है और तमाम इंसान फानी है, तो इससे हम मंतिक लगा सकते हैं, इससे हम लॉजिकली रीजन कर सकते हैं कि अरस्तु भी फानी है, क्योंकि वो एक इंसान है। तो ये जो मेथड है जानने का, जिसमें एक मेजर प्रीमाइस होता है, एक आम सी बात होती है, और फिर उसमें एक खास बात को हम रख के देखते हैं दोनों को साथ साथ, और उससे फिर हम नतीजे निकालने की, कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और ये एक, यानी डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करके बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, और हम बहुत सारी बातों को इस तरह से ही समझते हैं आम जिंदगी में भी। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग हुआ। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग की फिर अपनी कुछ कमियां हो जाती हैं। डिडक्टिव रीजनिंग हर बार सही नहीं साबित होती है। जैसे अगर मैं एक आम किसी तरह की, यानी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो आम ख्याल है
जो मेजर प्रीमाइस है वो कितना दुरुस्त है। अगर वो बिल्कुल ठीक है तब जो उसमें आप माइनर प्रीमाइस या जो खास केस को आप रख कर देखेंगे आम बात में, तो उससे कंक्लूजन तो सही ड्रॉ होंगे। लेकिन अगर आम जो ख्याल है, जो जो मेजर प्रीमाइस है, वो ही अगर दुरुस्त नहीं है, तो फिर उसमें अगर आप माइनर प्रीमाइस को रखेंगे तो लॉजिकली तो वो सही होगा, लेकिन बात दुरुस्त नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि औरतें जिस्मानी तौर पर कमजोर होती हैं, ये एक मेरा मेजर प्रीमाइस हो, एक आम सोच हो, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस पे आम तौर पे लोगों का इत्तेफाक राय हो, इस बात को हम सब दुरुस्त समझते हैं, इस बात को सही तस्लीम करते हैं कि औरतें जिस्मानी तौर पर कमजोर होती हैं। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक केस को हम रखते हैं कि पीटी उषा या बछेंद्री पाल या मैरी कॉम औरत हैं, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, इससे क्या नतीजा निकलेगा मंतिक के हिसाब से कि मैरी कॉम या पीटी उषा या बछेंद्री पाल जो मशहूर खवातीन हैं और अपने जिस्मानी ताकत और जो एंड्योरेंस है उनका जिस्मानी, इसके लिए मशहूर होंगे। तो फिर इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि पीटी उषा या बछेंद्री पाल या मैरी कॉम जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बात फिर दुरुस्त नहीं होगी, है या नहीं? जी जी। तो ये एक तरह से अगर आप देखें तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसमें मेजर प्रीमाइस का सही होना बहुत जरूरी है। और अगर वो मेजर प्रीमाइस जो एक आम बात है जिसको आप तस्लीम करते हैं, और वो जरूरी नहीं कि मुशाहिदे के बिना पे हो, जरूरी नहीं है कि मैंने तमाम औरतों को देखा हो और आजमाया हो उसकी जिस्मानी ताकत को, ये एक आम सोच हो सकती है जिस पे लोग मुत्तफिक हो सकते हैं, लेकिन वो दुरुस्त नहीं हो सकती है। लेकिन लॉजिक के हिसाब से देखें तो इसमें कोई कमी नहीं है। लॉजिकली अगर आप इसको तय करना चाहेंगे तो लॉजिकली आप डिड्यूस करेंगे तो मैरी कॉम और पीटी उषा जिस्मानी तौर पे कमजोर होंगी, लेकिन हकीकत के बरतरफ है ये बात, हकीकत में ये बात दुरुस्त नहीं है। तो डिडक्टिव रीजनिंग की अपनी कुछ कमियां हैं। इसके बरअक्स जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो क्या करता है कि वो खुसूसी जो केसेस होते हैं, यानी जो माइनर प्रीमाइसेस होते हैं, उनसे शुरू करता है, इंडिविजुअल केसेस डील करता है, और फिर वहां से एक आम बात निकालता है, वहां से जिसको हम कहते हैं जनरलाइज करना, वहां से जनरलाइज करने की कोशिश करता है। मतलब अगर डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं तो इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल हम जाएंगे। ये लॉजिक का एक बिल्कुल इसके उलट तरीका हुआ, जिसको फ्रांसिस बेकन वगैरह ने पॉपुलराइज किया इंग्लैंड में, और उसको इंडक्टिव लॉजिक का इंडक्टिव मंतिक का तरीका हम कहते हैं। इंडक्टिव लॉजिक में यूं होता है कि आप पहले इंडिविजुअल केसेस को समझते हैं, उनकी आप स्टडी करते हैं, उनका मुताला करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उनसे एक आम राय निकालते हैं, एक आम बात उनसे अखज़ करना चाहते हैं, एक जनरलाइज करना चाहते हैं, एक जनरलाइजेशन उससे आप निकालना चाहते हैं। तो वो इंडक्टिव लॉजिक है। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। मान लीजिए कि आप सुपर स्टोर से, सुपर मार्केट से अंडे खरीदने जाते हैं, और आप सब जानते हैं कि बेस्ट बिफोर डेट लिखी होती है, एक पैकेजिंग डेट होगा, बेस्ट बिफोर डेट होगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपने अंडों की पूरी एक कैरेट अंडे आपने खरीद लिए, और उनकी जो बेस्ट बिफोर डेट है और वो आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब आप अपने किचन में आए और आपने एक अंडे को तोड़ा, उससे बहुत ही खराब बदबू निकली, यानी वो सड़ा हुआ था, फाउल था। फिर आपको लगा कि अच्छा ये अंडा खराब है। उसके बाद फिर उसके बराबर में, यानी एक कतार से ही आप निकालेंगे, दूसरा अंडा आपने तोड़ा, उससे भी फाउल स्मेल आई। तो ऐसे आप कितने अंडे तोड़ते जाएंगे, या फिर आप रुक जाएंगे कोई नतीजा निकालने, क्या करेंगे? क्या आप एक एक अंडे को तोड़कर चेक करेंगे कि कोई तो दुरुस्त होगा, कोई तो अच्छा होगा, या आप 2-3 तोड़ने के बाद रुक जाएंगे? आमतौर पे क्या होगा, फर्ज कीजिए, तो आप क्या करते हैं ऐसे में आम जिंदगी में?
2-3 तोड़ेंगे। 2-3 तोड़ेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे ना। हाँ मतलब लगे कि हो मतलब दूसरे वेस्ट ना हो, दूसरे वेस्ट ना हो। और फिर हम ये मंतिक लगाएंगे कि क्योंकि हाँ सबकी पैकेजिंग डेट सेम है और एक्सपायरी डेट भी हाँ सेम हाँ है, तो अगर 2-3 खराब है तो इसका मतलब बाकी जो कैरेट में अंडे हैं वो भी खराब हैं, है ना। हम जनरलाइज करेंगे कुछ स्पेसिफिक केसेस को टेस्ट करके। जैसे मान लीजिए हमने 3 तोड़े, 3 अंडे हमने तोड़ के देखे और वो खराब पाए गए, तो उसकी बिना पे जो बाकी 20 या 21 अंडे बचे हुए हैं उसमें, उनके बारे में हम एक जनरलाइजेशन करेंगे, उनके बारे में एक आम राय निकालेंगे और हम कहेंगे कि अंडा नंबर 1, अंडा नंबर 2, अंडा नंबर 3 खराब है। ये हमारा माइनर प्रीमाइस होगा, माइनर स्टेटमेंट ये हमने रखा। फिर मेजर स्टेटमेंट उसमें रखेंगे सभी अंडों की एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट सेम है। तो उससे कंक्लूजन ये लिख लेगा कि जो ट्रे में बकिया अंडे हैं कैरेट में वो भी खराब है, क्योंकि पहले 3 खराब हैं और सभी की सेम एक्सपायरी डेट है, इसलिए जो बकिया हैं वो भी खराब है। हम उनको एक एक चेक करके नहीं देखेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे भी एक पेंच है, ये जो इंडक्टिव लॉजिक है ये भी अपने आप में मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस ट्रे में बाकी अंडे तो ठीक होंगे, जो शुरुआत की कतार में 3 रखे गए वही 3 खराब हों। ये मुमकिन है या नहीं है? ये पॉसिबिलिटी है ना? जी बिल्कुल। तो ये यहाँ पे कमी आ जाती है इंडक्टिव लॉजिक की। हाँ, साइंस में उसी तरह से जैसे आप की मेटल्स के बारे में और कई चीजों के बारे में जो हम दरियाफ्तें करते हैं, तो कुछ को हमने कुछ से डील करके देखा, कुछ की हमने उसकी कंडक्टिविटी को टेस्ट किया, या वो हीट के कंडक्टर्स हैं या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं नहीं है, कुछ चीजें। और उसकी बिना पे, यानी कुछ को टेस्ट करके और उसकी बिना पे बाकी के लिए ना हम जनरलाइज करते हैं, बाकी के लिए हम आम नतीजा निकालते हैं। तो कुछ मायनों में साइंस में आप देखेंगे इंडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल होता है और कुछ मायनों में डिडक्टिव का होता है। इसके अलावा एक और लॉजिक की किस्म है जिसको बेयसियन लॉजिक कहा जाता है। बेयस एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे ये है बेयसियन लॉजिक। तो जो बेयसियन लॉजिक होता है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस चीज को होने की, यानी इम्कानात की जो इम्कानात की मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो इम्कानात का जो इल्म है उसकी बिना पे भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं साइंस में। तो ये कहना कि जो है जो भी साइंटिफिक अमल है उसको करते वक्त और हर साइंटिफिक जो तज्जिया है उसको करते वक्त ये 2 ही किस्म की लॉजिक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इनमें से भी कोई एक, ये एक तरह से ये गलत ख्याल है, ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है साइंस के बारे में। और साइंटिस्ट जो हैं वो कई बार इन दोनों के कॉम्बिनेशन, ये सबसे पॉपुलर होते हैं, इंडक्टिव तरीके ज्यादा पॉपुलर होते हैं साइंस में डिडक्टिव की बजाय, लेकिन डिडक्टिव और इंडक्टिव का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल किया जाता है कई बार सिर्फ डिडक्टिव से काम चल जाता है, कई बार सिर्फ इंडक्टिव से काम चल जाता है। तो ये जो सारे मंतिक के तरीके हैं साइंसी मसले को समझने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर इन्हिसार होता है। ठीक है, अब कितना वक्त बचा है हमारे पास? वक्त तो हो गया है, 4 था वक्त। अच्छा, 4:30 ही था, तो इसका मतलब हम काफी स्लो चले। जी और जी कोई मसला नहीं है, चीजें समझ में आई बहुत अच्छे से। हाँ। अच्छा, अब क्या हम थोड़ा सा यहाँ पे अब स्टॉप हो जाएं, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी हैं स्टेटमेंट्स, तो इनको शायद हम फिर अगली वाली वर्कशॉप में करें। जी ये भी बता दें आपके व्हाट्सएप ग्रुप से किस तरह से आप इंगेज करेंगे, क्योंकि जो रजिस्टर्ड लोग थे हमने सबको मेल कर दिया है जी, और वो लोग को ग्रुप से जोड़ेंगे हम। ठीक है। तो उसमें कुछ तो मैं रीडिंग्स दूंगा, कुछ आर्टिकल्स वगैरह शेयर करूंगा, कुछ वीडियो के लिंक होंगे वो भी मैं शेयर करूंगा। और आपको इन 2 चीजों से, जैसे हमने कहा कि साइंस और साइंटिस्ट, ये 2 ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम डिकंस्ट्रक्ट करने की, जिनको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी एक गहरी फलसफियाना समझ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके
इसके जो implications हैं, यानी इसमें कुछ अहम निकात हैं जो साइंस की तदरीस और साइंस की आमोजिश के लिए बहुत अहम है, टीचिंग लर्निंग दोनों के लिए ज़रूरी है। वो हम अलग से फिर एक बार, यानी कुछ चीज़ें तो आप समझ भी गए होंगे इस डिस्कशन में, आप दौरान डिस्कशन भी आप समझ जाएंगे कि फिर क्या चीज़ ज़रूरी हो जाती है, किस चीज़ को तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए साइंस की तदरीस में और साइंस की आमोजिश में। लेकिन कुछ चीज़ों को दानिस्ता तौर पे बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से भी मैं रखने की कोशिश करूँगा। वो मेरे ख्याल से अगली जो हमारी मीटिंग होगी, अगली वर्कशॉप में, उसमें मैं कुछ जो अहम तदरीसी निकात हैं इससे जुड़े हुए, उनको मैं उनकी पहचान निशानदेही करके और उन पे थोड़ी तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो आपने कहा ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो इसमें अगर इससे मुतालिक जैसे ये बहुत सारे स्टेटमेंट हैं और ये सब चीज़ें, अगर इसमें से कोई नहीं समझ में आई है या इस पे कोई अगर ख्याल है या कोई राय है, तो वो आप उसमें ज़रूर भेज सकते हैं, उस पर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। और इससे ये रहेगा, इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक तसलसल बना रहेगा कि हम इसी चीज़ पे मरकूज रखेंगे अपने ज़हन को। और इसलिए ये अच्छा ख्याल है मुजाहिद साहब और उनके साथियों का कि व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया जाए। तो बस मैं अब कंक्लूड ही करने की तरफ आज के सेशन को, थोड़ी सी बातें और कर लूं, उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करूँ। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने इत्मीनान से सुनने के लिए। और तो ये कुछ स्टेटमेंट जैसे हमने देखे, ये साइंस से रिलेटेड, यानी यहाँ पे मैंने ये समझने की कोशिश की कि साइंस से रिलेटेड जो आम ख्याल हैं साइंस से मुतालिक लोगों के, वो क्या हैं, और वो एक तरह के सही दुरुस्त ख्यालात हैं या कुछ गलती है उनमें, कुछ नुक्स है उन ख्यालात में। और हमने देखा कि ज़्यादातर जो इसमें ख्यालात थे, इनकी हमने कुछ की तरदीद की और कुछ की तरमीम की, कुछ को हमने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और कुछ में हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन करके फिर उसको एक्सेप्ट किया। तो साइंस को समझने का जो सिलसिला है ना, मतलब आमतौर पे जब हम साइंस पढ़ते भी हैं और जब हम पढ़ाते भी हैं, तो हम इतना ज़्यादा, क्योंकि साइंस में जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो हमने शुरुआत में कहा कि जो उसके हकायक का एक ज़ख़ीरा है, वो इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि सारा जोर साइंस के लॉज, साइंस की थ्योरीज, साइंस के प्रिंसिपल्स, इसको समझने में लग जाता है। और हम सारा वक्त इसी चीज़ से जूझते रहते हैं पूरे वक्त। बल्कि साइंस बजाते खुद क्या है, इसकी एक गहरी फ़लसफ़ियाना समझ, इसको बनाने का ना मौका हमें अपनी एजुकेशन में मिलता है आमतौर पे, जो यूनिवर्सिटी में हम लोग साइंस पढ़ते हैं, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जो होते हैं साइंस के, साइंस एज ए सब्जेक्ट मैटर, यानी साइंस बजाते खुद आपके डिस्कशन का मौजू हो, ये नहीं होता है। साइंस से मुताल्लिक मौजू बहुत होते हैं और मौजूआत की कमी नहीं है, एक लंबी फहरिस्त होती है और उसमें से आप चुनते हैं कि चलो आज हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, या लाइट के बारे में पढ़ेंगे, या हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, या हम अलग अलग जो एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सारा जोर जो है वो उसी पे चला जाता है। साइंस बजाते खुद क्या है, क्योंकि साइंस एक बड़ी पावरफुल चीज़ है। जैसा कि शुरुआत में अपने तारुफी बात जब मैं कर रहा था, तमहीदी गुफ्तगू में मैंने कहा कि साइंस हमारे सकाफत में बहुत एक मजबूत पोजीशन रखती है और साइंस का हवाला दे करके बहुत सारी चीज़ों को मनवाने की भी कोशिश की जाती है लोगों से, और लोग आमतौर पे उस पर यकीन कर लेते हैं। तो लोग जो हैं वो, ये ज़रूरी है इसलिए कि हम साइंस को जब पढ़ें और पढ़ाएं, और एक आम शहरी के तौर पे भी हमें साइंस की एक जो है वो एक तनकीदी, एक उसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हमको हो, और हम साइंस को यानी उसके कंज्यूमर तो बने, चाहे अनचाहे साइंस के जो प्रोडक्ट हैं उसके हम कंज्यूमर तो बन जाते हैं, लेकिन हमें उसका एक इन्फॉर्म कंज्यूमर बनना है। यानी एक ऐसा कंज्यूमर बनना है जो उसके बारे में, जो भी साइंस या साइंसी जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो फैसले ले रहा है या ले रही है, वो फैसले हमारे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हो। यानी हम सोच समझ कर वो फैसले ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमने अनजाने में वो फैसले ले लिए, क्योंकि उससे हमारी जिंदगियां बहुत इफेक्ट होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि क्यों ये जरूरी है और क्यों साइंस की गहरी समझ और साइंस कैसे की जाती है और साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं और साइंटिस्ट कौन होते हैं,
इसको जानना क्यों जरूरी है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक आयुर्वेदिक दवाई की मल्टीनेशनल किस्म की कंपनी है, हमारे देश की है, तो उन्होंने कोरोना की दवाई दरियाफ्त कर लेने का दावा किया। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इससे रिलेटेड जो दवा हमने बनाई है आयुर्वेदिक दवा, इसकी साइंटिफिक टेस्टिंग भी हो चुकी है और इस साइंटिफिक दरियाफ्त से मुतालिक पर्चे भी छपे हैं जो साइंस के जर्नल्स में, साइंस के जरीदों में छप चुकी है, और 2 पर्चों का हवाला भी दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। लेकिन उसके बाद जो आयुष मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध और होम्योपैथिक मेडिसिन से डील करता है, उसी ने इसको गलत ठहराया कि नहीं, जो टेस्टिंग के पूरे वो तरीके हैं उसमें फॉलो नहीं किए गए और ये उसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि एक तरह का प्रिवेंटिव इसकी रोकथाम के लिए, यानी वो फैले नहीं, आम सर्दी जुकाम को फैलने से रोकने की ये दवा किस्म की है। और उनके दावे, मतलब जिस तरह से वो मीडिया में आया था, वो आप देखिए कि बाद में बिल्कुल वो उलट गया आयुष के इंटरवेंशन के बाद, आयुष ने जब उसमें दखल अंदाजी की, आयुष मंत्रालय ने। तो अगर आप मान लीजिए कि इस तरह से, खासतौर से जब ये पैंडेमिक टाइप की ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ऐसी कोई महामारी फैल जाती है, तो उसमें एक से एक लोग फिर इस तरह के दावे लेकर आते हैं। और अगर हम नहीं समझते हैं कि टेस्टिंग क्या होती है मेडिसिन की और क्यों ये जरूरी है, और जो साइंटिफिक जर्नल हैं वो कौन से जर्नल हैं, वो कैसे छपते हैं, क्या छापते हैं, साइंटिस्ट किस तरह काम करते हैं, क्या वो हमेशा एक अच्छे इरादे के लिए, नेक इरादे के लिए काम करते हैं, या कई बार गलत काम भी कर बैठते हैं किसी अलग तरह के दबाव में आने की वजह से। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी को वो चीजें छूती हैं। तो साइंस पे और साइंटिस्ट को एक समाजी इदारे के तौर पे लोगों ने देखना शुरू किया कि समाज में अलग अलग तरह के इदारे हैं। तो साइंस भी, क्योंकि जैसे एक जमाने में रिलीजन बहुत पावरफुल इदारा था, जो समाजी इदारा था, सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे, और जो प्री इनलाइटनमेंट यूरोप है उसमें अगर आप देखेंगे तो रिलीजन बहुत ज्यादा हावी था आम जिंदगियों पे, और रिलीजन की एक खास अहमियत थी, रिलीजन का एक खास रुतबा था। और तब ऐसा होता था कि अपनी बात को सनद देने के लिए लोग रिलीजन का बहुत हवाला देते थे और रिलीजन की बातें करते थे। यहाँ तक कि साइंस की भी जब शुरुआत हुई पोस्ट इनलाइटनमेंट के बाद, तो आप देखेंगे कि साइंस भी हवाला देती थी कि साइंस क्या है। वो कहते थे कुदरत के करिश्मे हैं, कुदरत की जो कलाकारियां हैं, इनको उजागर करने का एक तरीका है साइंस। मतलब वो फेथ से, रिलीजन से अलग नहीं है। और फिर बाद के टाइम में आप देखेंगे कि एकदम से ऐसा हुआ कि बिल्कुल अलग जैसा दिखने लगा कि साइंस और रिलीजन बिल्कुल अलग हैं, और साइंस ऊपर आ गई और रिलीजन नीचे आ गई। इस तरह की चीजें समाज में हमें देखने को मिली। तो इससे भी रिलेटेड साइंस और रिलीजन भी हमारे डिस्कशन का एक मेन हिस्सा मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन आज उस पर बात नहीं हो पाई। अगले वर्कशॉप में हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो साइंस को जो समझने का, यानी साइंस क्या है, ये दूसरी जो चीजों को समझने के तरीके हैं, दुनिया को देखने के जो दूसरे तरीके हैं, उनसे कैसे मुख्तलिफ है, और क्या बात है जो साइंस को साइंस बनाती है, और साइंस और गैर साइंस में क्या फर्क है, क्या साइंस में कोई मेथड होता है, साइंटिस्ट कौन होते हैं, वो किस इरादे से काम करते हैं, क्या चीज है जो उनको एक तहरीक देती है लगातार काम करने के लिए। तो इस तरह के जो सवाल हैं, इन पे ये काफी करीब 175 साल का 75 साल की इसकी करीब हिस्ट्री है, तारीख है इतनी पुरानी कि 150 पौने 200 सालों से लोग इस बात पे बहसो मुबाहिसा करते रहे हैं। और आमतौर पे इस पे जो गुफ्तगू हुई है वो फलसफियाना हलकों तक महदूद रही शुरुआत में। तो शुरुआत की जो आप देखेंगे 50-60 साल, उसमें फलसफियाना गुफ्तगू का ये बहुत हिस्सा रहा। फिलॉसफी में कुछ खास लोग थे जो साइंस से रिलेटेड इस तरह के सवाल, साइंस की एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड ये सवाल पूछते थे कि साइंस क्या है, कैसे है, इसमें थ्योरी का क्या मतलब है, जैसे थ्योरी और ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क है, लॉ, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, ये सब कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं या कैसे एक दूसरे से फर्क है। तो इस तरह के सवाल बड़े पुरजोर का हिस्सा रहे हैं।
और कई लोगों ने इसको समझने के लिए अलग अलग तरह के नजरिए दिए। जैसे कुछ लोगों का ख्याल था कि साइंस इसलिए खास है क्योंकि ये एम्पेरिकल इसका नेचर है। एम्पेरिकल का मतलब ये तजुर्बाती है, और जो आप तजुर्बा करते हैं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, वही बात आप कहते हैं। सिर्फ अपने ख्याल से, सिर्फ अपने तसव्वुर से कोई बात आप इसमें नहीं कह देते। लेकिन फिर उस पर भी काफी बहस हुई कि नहीं, सिर्फ एम्पेरिकल नेचर अगर है तो कई बार कुछ काम हम ऐसे करते हैं, कुछ तजुर्बे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खिलाफ चले जाते हैं उस बात के जो 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 पहले से हमें मालूम होता है। जैसे इसमें अगर आप साइंस की हिस्ट्री में और खासतौर से मेडिसिन की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो इसमें इसको लेकर बड़े कंट्राडिक्टरी, बहुत ऐसे मुतजाद किस्म के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो जो इस बात को समझने में बड़ी रुकावट डालते हैं कि साइंस एम्पेरिकल है, सिर्फ आप जो करते हैं, जो आप देखते हैं, सिर्फ उसी चीज को आप रिपोर्ट करते हैं, और वही चीज जो देखना है वही यकीन करना है, जो नहीं देखा उस पर आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार जो आप देखते हैं वो सही नहीं होता कई बार। और देखना और यकीन करना, तो इस तरह के फलसफियाना जो एंगल है, एक फलसफियाना पहलू है इस पूरे डिबेट को, इस पूरे बहस को समझने का। उसके अलावा एक पहलू है जो इमरानियात से यानी सोशियोलॉजी से निकल कर आता है, और वो लोग कहते हैं कि नहीं, साइंस इसलिए अहम है क्योंकि साइंस का जो सामाजिक ढांचा है, इसका जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो कुछ बना ही हुआ है इस तरह से, और इस तरह से वो मजबूत एक ढांचा बन गया है, समाजी ढांचा, और उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन भी होता है और कोऑपरेशन भी होता है, और इस वजह से ये खास बात है साइंस के साथ। और वो इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इसमें साइंटिस्ट को भी लाते हैं, साइंस की पर्सनालिटीज को भी लाते हैं इस मुबाहिसे में, और वो कहते हैं कि अगर आप साइंटिस्ट को भी इसमें रख के देखो, क्योंकि करने वाले तो इंसान ही है ना, इंसान से जुड़ा हुआ है उसका काम, उससे अलग नहीं है। तो जो इंसान इसको करते हैं, उस इंसानों को भी की भी अगर आप स्टडी करें, उसको भी अपने मुताले का अगर आप मजमून बनाएं, तो आप देखेंगे कि साइंस खास क्यों है। साइंस इसलिए खास नहीं है क्योंकि ये वाकई में सुपीरियर किस्म का काम है, बल्कि ये इसलिए खास है क्योंकि इसको करने वाले जो लोग हैं वो एक खास किस्म के समाजी ढांचे के तहत काम करते हैं। तो ये सोशियोलॉजी वाले इस तरह की राय रखते हैं, और फिर नफ्सियात से भी इस पे राय आती है कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उनकी केस स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी वाले यानी नफ्सियात वाले, और वो ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग मोटिव से काम करते हैं, और मोटिवेशन अलग अलग होता है, और जिस तरह से आम इंसानों का मोटिवेशन अलग अलग होता है, साइंटिस्ट भी इससे कोई अलग नहीं है, क्योंकि वो इंसान होते हैं, तो उनके अंदर भी हर किस्म के इमोशंस और मोटिवेशंस होते हैं, और इस वजह से जो वो करते हैं वो क्यों करते हैं इसके बारे में कुछ वजाहत करते हैं। इसके अलावा एक और नुक्ता है जो लिसानियात में जाता है, यानी लिंग्विस्टिक एनालिसिस करता है, और जब लिंग्विस्टिक एनालिसिस हम करते हैं तो जो दो वर्ड्स हैं जो यहाँ पे बहुत अहम है, साइंटिस्ट और साइंस, इन दोनों की वजाहत करने की कोशिश करते हैं, और इनकी जो एटिमोलॉजी है, इस एटिमोलॉजी को ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि ये वर्ड कब आए, हमारे लुगत का हिस्सा कब बने। क्या हमेशा से साइंस को साइंस कहा जाता था, या ये किसी एक खास वक्त में हमारी डिक्शनरी का, हमारे लुगत का हिस्सा बना, और जो सकाफतें हैं उनमें भी क्या ये वर्ड इसी तरह पाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें अरबी में, तो अरबी सकाफत में या अरबी लैंग्वेज में आप देखेंगे तो वर्ड साइंस नहीं है वहाँ पे जो वर्ड है साइंस के मुतबादिल जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो वर्ड इल्म का है वहाँ पे वर्ड, और इल्म का मतलब होता है नॉलेज, हर किस्म का नॉलेज, हर किस्म का इल्म, नॉलेज ऑफ एनीथिंग। लेकिन साइंस का मतलब अगर आप देखेंगे जो मौजूदा जमाने में जिस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक खास किस्म के नॉलेज के तौर पे ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एक मखसूस किस्म का इल्म। और वो मखसूसियत किस मायने में है? वो इस मायने में है कि जो तजर्बाती है, जिसका नेचर एम्पेरिकल है, और जो रीजनिंग पे बेस्ड होता है, जिसमें आप जिसमें टेस्टेबिलिटी होती है, जिसको आप जांच करके बाद में उसकी तस्दीक कर सकते हैं। तो इस किस्म का जो इल्म है वही इल्म साइंस कहलाएगा, बाकी जो इससे अलग हैं वो इल्म साइंस नहीं कहलाएंगे।
तो मौजूदा जमाने में जो वर्ड साइंस है और साइंटिस्ट है, इनकी भी पूरी एक हिस्ट्री है, इनकी भी पूरी एक लिसानियात है, इसका पूरा एक लिंग्विस्टिक एनालिसिस है। और जब उन तमाम चीजों को हम एक साथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि साइंस और साइंटिस्ट एक जिक्सॉ पजल की तरह है, एक पहेली की तरह है। और ये अलग अलग तरह के मुताले से जो बात रोशनी में आती है, उन सबको अगर हम एक साथ फिट करते हैं तो पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। तभी पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है और तभी एक मुकम्मल और एक गहरी और एक फलसफियाना और एक बेहतर समझ बन पाती है इन दोनों चीजों की। और जब एक बेहतर समझ बनती है तो न सिर्फ इससे तदरीस पे फर्क पड़ता है कि हम किस तरह साइंस को पढ़ाते हैं, बल्कि इसकी जो हमारी खुद की लर्निंग, जो हम खुद साइंस सीखते हैं या अब तक सीखते आए हैं, उस पर भी हम सवाल उठाते हैं, उसको भी हम एक तरह से रिविजिट करते हैं, उस पर नजरसानी करने का मौका मिलता है। और इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं कम से कम ये जो पहला पहलू है, लिसानियाती पहलू, इससे और मोटे तौर पे फलसफियाना पहलू पे थोड़ी सी रोशनी डालते हुए इमरानियाती बात कर सकें। लेकिन वक्त आज का ज्यादा हो गया और हम इस पे नहीं बात कर पाए, तो मुझे लगता है कि अगले इसमें सेशन में हम फिर इस पे बात करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ चीजें मैं आपको इससे रिलेटेड शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। आप अगर वर्कशॉप का है, उस लिंक हमने उसके साहब उनका की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने बहुत ही कीमती बातें साथ रखी हैं और बहुत ही अहम मौजूद पर से उनको करने की कोशिश की, मुफीद बातें रही। इंशाल्लाह ये वर्कशॉप जारी है और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से हमारे पार्टिसिपेंट्स को एंगेज करने और जो नेक्स्ट वर्कशॉप की जो नेक्स्ट डेट है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। और अब तो हम शुक्रिया जो इस वर्कशॉप में रजिस्टर भी किया और उसमें शामिल भी हुए। और दोबारा से मैं पूरे दिल की गहराई शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब का, बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट हमारे साथ शेयर किया और हमसे इंगेज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया उर्दू वालों से बातचीत करने के लिए, और वो भी साइंस के ताल्लुक से। तो क्योंकि उर्दू ज़बान से मुझे बहुत लगाव है और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो दोनों टॉपिक ऐसे थे जो एकदम ज़बरदस्त तरीके से मैच कर गए। और मैंने अपनी जानिब से कोशिश की, लेकिन मैं कितना कामयाब हुआ, ये पार्टिसिपेंट्स को कितना फ़ायदा हुआ, इस बात पे डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सदाकत मुल्ला साहब, मुजाहिद साहब और आपकी पूरी टीम का, और तमाम शुरका का जितने लोगों ने भी इतनी देर से मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और उम्मीद है कि अगली मीटिंग में फिर हम मिलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इंटरेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह जरूर जी। इंशाअल्लाह इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं।